Hello my lovely students, welcome back to my channel. Today we will be starting with one of the most important topics of plus 2 macroeconomics. Plus I will suggest you guys not to skip this chapter. Many students feel that I should skip this chapter, but I must tell you that this is one of the most important topics. You should not skip it. I will try my level best कि मैं आपको जितने ईजी मैनर से हो सकता है उतने ईजी मैनर से करवाऊँ, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ द बेस फॉर योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस योर plus 2 examination as well. Okay, so let's begin. So the first definition which we will focus on is aggregate demand. If you remember my class 11th definition of demand, what I said you is demand क्या होता है? Demand means वो चीज़ which I want to buy today and I have the capacity to buy it and I will buy it. यानी कि मैंने आपको जब डिमांड की डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि डिमांड ये चीज़ नहीं है कि मैं कल को पैसे आएंगे तो मैं खरीदूंगी. डिमांड वो है जो आप आज अपने एग्जिस्टिंग पैसे से करते हो, राइट? सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिमांड, मैंने आपको क्या बताया, डिमांड, मैं आपको एग्रीगेट डिमांड नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डिमांड बता रही हूँ. डिमांड मैंने आपको बोला कि जब हमने प्लस 1 में पढ़ा था तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि डिमांड मीन्स वो चीज़ विच आई वॉन्ट टू बाय, विच आई हैव द कैपेसिटी टू बाय, विच आई विल बाय टुडे इटसेल्फ. ओके, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड. प्लस हमने प्लस 1 में जब हम फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ते थे तो उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल देते थे डिमांड की और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल देते थे एग्रीगेट डिमांड की. अब टाइम आ गया है एग्रीगेट डिमांड पढ़ने का रियल में. अब जब आपने डिमांड सुना कि क्या था, डिमांड मीन्स आई हैव द कैपेसिटी टू बाय इट. ओके, सो व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई एम गोइंग टू लिंक दिस थिंग विद द डेफिनेशन. ओके, aggregate demand refers to total value of final goods and services demanded in an economy in a year. तो हमने क्या पढ़ा कि जब हम माइक्रो पढ़ते थे तो हम एग्जाम्पल देते थे डिमांड की, और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम एग्जाम्पल देते हैं एग्रीगेट डिमांड की. यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारा प्लस 2 मैक्रो का टॉपिक है. अब एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में इकोनॉमी के अंदर डिमांड करी जाती हैं. यानी कि जब मैं एक इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड करती हूँ तो हम उसको डिमांड बोलते हैं. लेकिन जब मैं इस इकोनॉमी की बात करती हूँ तो हम अगर सबकी डिमांड को क्लब कर दें यानी कि इकट्ठा कर दें तो हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी. व्हाट आई फोकस, नॉट एन इंडिविजुअल बट द होल इकोनॉमी ने जो डिमांड करी उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. अब प्रॉब्लम ये है, जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या आई थी कि एग्रीगेट डिमांड को मेजर किस तरीके से करा जाए. तो इकोनॉमिस्ट्स इकट्ठे बैठे, इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे मेजर करें. तो एक इकोनॉमिस्ट ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड, ध्यान से सुनना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है. क्या बोला उसने? कहता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है. तो बाकी सब कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है. कहता है सुनो, जब आप बोल रहे हो कि डिमांड का मतलब है कि मैंने एक चीज़ की डिमांड करी, मतलब मैंने एक चीज़ को खरीदा. फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मार्कर की डिमांड करी, इस मार्कर की डिमांड करी मतलब मैंने 25 रुपये 25 रुपीज स्पेंड कर दिया या बोलो स्पेंट. ओके, डिमांड ऑफ 25 रुपीज मीन्स 25 रुपये मैंने खर्च दिए. अब खर्च दिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर कर दिया. तो कहते कि जितनी भी डिमांड होती है, अब आप कोई भी डिमांड ले लो,
मैंने कार की डिमांड करी, मैंने क्लोथ्स की डिमांड करी, मैंने मार्कर की डिमांड करी, ओके, मैंने पेन की डिमांड करी। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 50 प्लस 10 इस सबको इकट्ठा कर दो, मतलब मैंने इतना एक्सपेंडिचर कर दिया। यानी कि अगर आप लॉजिकली देखें तो जो डिमांड है वो इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि डिमांड क्या है, मैंने आपको जब वीडियो शुरू करी तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज पे फोकस करा था कि डिमांड का मतलब क्या है, जो हम एक्चुअली में स्पेंड करते हैं। तो हम इनडायरेक्टली ये बात बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बिकॉज डिमांड कैन नॉट बी डन इफ यू डू नॉट हैव मनी. If you demanded means you spent on it. Okay, so I hope that you are clear with this concept, that why aggregate demand is equal to aggregate expenditure. So यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है. The crux of the topic is, हमने आपको पहले हमने ये पढ़ा कि डिमांड क्या होता है. डिमांड मतलब जो मैं खर्च करता हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है खर्च करने की, और जो मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम की बात नहीं कर रहा. फिर हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है. तो एग्रीगेट डिमांड मतलब अगर सबकी डिमांड को इकट्ठा कर दिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड आएगा. और फिर हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट कैसे करा जाए. तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, कुछ नहीं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही है. सो व्हाट वी कैन से इज दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ओके, आई गॉट इट. नाउ द क्वेश्चन इज, फिर बताओ कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है. तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता क्या है. बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं कि खर्चा एक इकोनॉमी में किस चीज का होता है, तो अगर आप सोचो कि कुछ खर्चा गवर्नमेंट करती है. हाँ, मैं बोला हाँ, गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा करती है, क्योंकि हम इस टाइम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो कुछ खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो बिल्कुल मैं इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिख सकती हूँ. ठीक है, मैंने कहा. और आपने बोला फिर आप भी तो खर्चा करते हो. मैंने कहा हाँ, मैं भी कपड़े खरीदती हूँ, आप भी कपड़े खरीदते हो, मैं भी बुक्स खरीदती हूँ, आप भी बुक्स खरीदते हो. ठीक है, हम हर जगह जाते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कुछ भी, हम टॉयज लेते हैं, या हम कहीं पर भी स्पेंड करते हैं. यानी कि इस खर्चे को क्या बोला जाएगा, एक्सपेंडिचर तो बोला जाएगा. और वो एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, एक कंज्यूमर कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यानी कि द थिंग विच वी consume, that expenditure is called as consumption expenditure. For example, expenditure done by you, expenditure done by me, expenditure done by the people of the economy who are finally the consumers, and that expenditure is called as consumption expenditure. Okay, यानी कि आपने मुझे 2 एक्सपेंडिचर जो बताए वो ठीक बताए अभी तक. उसके बाद सोचो और क्या खर्चा होता है. बिजनेसमैन खर्चा करता है. तो बिजनेसमैन कहाँ पर खर्चा करता है, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट में खर्चा करता है. तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं. और बिजनेस एक्सपेंडिचर करता है कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने में, तो इस खर्चे को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और भी बहुत तरह के खर्चे होते हैं, बहुत नहीं, एक ही रह गया है, नेट एक्सपोर्ट्स. अब ध्यान से सुनना, घबराने वाली कोई बात नहीं है. मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं करवाया, मैंने तो आपसे खर्चे पूछे हैं कि आपको क्या क्या लगता है कि किस किस तरह के खर्चे होते होंगे. तो एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक नेट एक्सपोर्ट्स. तो चलो इसके फर्स्ट नेम्स लिख देते हैं. इसको हम लिख देते हैं जी, इसको हम लिख देते हैं सी, इसको हम लिख देते हैं आई, और नेट
नेट एक्सपोर्ट्स को क्या लिखें? नेट एक्सपोर्ट्स को लिख देते हैं x माइनस एम, बिकॉज नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अभी आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पीछे रख सकते हो। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने सिंपल क्या लिखा, C लिखा, I लिखा, G लिखा, ठीक है, और क्या लिख दिया, x माइनस एम, बस। यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स को अगर मैं प्लस कर दूंगी तो पता क्या आ जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग टू वरी फॉर। आपको अगर अभी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, आप एक बारी वीडियो 2 बारी और देखोगे तो आपको बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे सिंपल पूछा कि खर्चे क्या करते होंगे इकोनॉमी में, तो आपने ही मुझे बताया कि खर्चा मैं करती हूँ, खर्चा गवर्नमेंट करता है, रोड्स बनाने पे, रेलवेज पे, डेवलपमेंट पे, वो भी तो खर्चा ही है इकोनॉमी का। फिर बिजनेसमैन कुछ खर्चा करता है और फिर नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। और खुशी की बात ये है कि आपको +2 में सिर्फ C और I ही पढ़ना है, आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो फॉर यू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, दैट्स इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्चुअली में क्या होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस हम सबका खर्चा, यानी कि आप कंज्यूमर्स का खर्चा, एक बिजनेसमैन का खर्चा और एक गवर्नमेंट का खर्चा और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक कंज्यूमर करता है, यानी कि जो हम सब मिलकर करते हैं वो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस जो एक बिजनेसमैन करता है, तो बिजनेसमैन कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, लाइक डन ऑन रेलवेज, डन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डन ऑन buildings, dams, like for improving the economy, all the expenditure done by government is called as government expenditure. And then comes export minus imports. You don't need to study these two, you need to focus on C plus I. So if I conclude, then aggregate expenditure is nothing, it's C plus I. Okay, now what is C प्लस आई? C प्लस आई में हमने सबसे पहले पढ़ना है C। अब C क्या है? C है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग। और हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं हाउस में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हम लोगों को पब्लिक बोला जाता है या प्राइवेट बोला जाता है? पब्लिक तो गवर्नमेंट को बोला जाता है, तो हमें क्या बोला जाता है? प्राइवेट बोला जाता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका दूसरा नाम, इसके 2 और नाम है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्चुअली में है क्या? अब बेटा, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपीज़ है तो क्या मेरा एक्सपेंडिचर, क्या मेरा खर्चा 1 लाख रुपीज़ हो सकता है? नो, बिकॉज मेरी इनकम ही कितनी है? 10,000। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपका खर्चा भी 1 लाख के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ है तो उसका खर्चा और ज़्यादा होगा। यानी कि इनडायरेक्टली माई कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन माई इनकम। इफ आई हैव अ ग्रेटर इनकम आई विल हैव मोर मनी टू कंज्यूम, इफ आई हैव लेसर इनकम आई विल हैव लेस मनी टू कंज्यूम। सो इनडायरेक्टली कंजम्पशन इज नथिंग, इट इज फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम।
क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, कंजम्पशन इज नथिंग, इट इज फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, एफ मीन्स फंक्शन ऑफ, जो हमारा कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। अब मैं इनकम से डिस्पोजेबल इनकम पे कैसे आ गई, अब डिस्पोजेबल इनकम बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स द इनकम, सबसे पहले इस बात को मत भूलना कि इकोनॉमिक्स में इनकम को हमेशा ही वाई से डिनोट करा जाता है। सो डिस्पोजेबल इनकम इज नथिंग, इट मीन्स आप अपनी इनकम में से टैक्स को माइनस कर दो, यानी कि अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपीस है तो इसमें से आप 20 लाख नहीं स्पेंड कर सकते। सपोज करो आपने उसमें से टैक्स देना है 2 लाख रुपीस, सो आपके पास कंजम्पशन के लिए क्या अवेलेबल है, 18 लाख रुपीस, यानी कि एक्चुअली में जो डिस्पोजेबल इनकम होती है हम उसी में से खर्चा कर सकते हैं, बिकॉज हमें पहले अपनी इनकम में से टैक्स देना पड़ता है। सो डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस टैक्स, और कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि कंजम्पशन depends on our disposable income. If you have more disposable income, you will have more money to consume. But if you have a less disposable income, you have less money for your consumption. So your consumption depends on your disposable income. So अभी आपको साथ साथ आई होप आप सब कुछ नोट आउट कर रहे हो। In the next video we will study about investment expenditure. Till then, take care of yourself. Bye bye. See you super soon.